हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग का जो लेक्चर है वो एनालॉग इनपुट आउटपुट सिस्टम्स और इसके अलावा हम लोगों ने सिमुलेशन के कुछ टर्म्स देखनी है जिसमें आपके इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो आएंगी और साथ उसके डिफरेंट डिवाइसेस जो है हम लोग सिमुलेशन के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा। और इंटरनल ऑपरेशनल फ्लैग्स भी होंगे जिसमें टाइमर्स और काउंटर्स, उनके थोड़ा सा इनका एक तरह से इंट्रोडक्शन बताऊँगा। और इसके उससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर फिर उन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए जो है हम कुछ सिमुलेशंस करेंगे कि वो जो फंक्शंस हैं वो जो आपकी वो कह सकते हैं जो आपकी कमांड्स हैं उनको हम लोग सिमुलेशन के अंदर कैसे रन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर जो हम लोगों का था वो हमारा यहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था इसको, जहाँ पे हमने बीसीडी काउंटर्स को हम लोगों ने आपस में मतलब इनको इंटरफेस किया था। तो नेक्स्ट जो हम लोग का यानी कि टॉपिक है वो हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है द एनालॉग इनपुट आउटपुट सिस्टम से। अब आपने ये अब इसमें एनालॉग इनपुट मॉड्यूल्स भी होते हैं, इसमें पीएलसी के साथ जो इंटरफेस करते हैं, और आउटपुट मॉड्यूल्स भी जो एनालॉग टाइप होते हैं वो भी आपके इंटरफेस किए जाते हैं पीएलसी के साथ। अब जो यहाँ पे आपको फिगर शो हो रही है इसमें अब यही बता रहे हैं कि आपके पास जो एनालॉग इनपुट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि आप कुछ सेंसर्स होते हैं, कुछ सेंसर्स होते हैं जो जिनको फिज़िकल इनपुट होती है और उनकी जो आउटपुट फिज़िकल इनपुट होती है और उनकी जो आउटपुट आपके पास रिसीव होती है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म के अंदर रिसीव होती है जिसको हम ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ़िज़िकल इनपुट आपकी कोई भी हो सकती है जिसमें प्रेशर ट्रांसड्यूसर आते हैं और फ्लो रेट सेंसर्स आते हैं और आपके टेम्परेचर सेंसर्स आते हैं। ये सारे आपके एनालॉग इनपुट्स हैं जिनकी फ़िज़िकल इनपुट्स हैं आपके, जैसे आपके फ्लो, ह्यूमिडिटी, लोड सेल, पोटेंशियोमीटर, प्रेशर और वाइब्रेशन वगैरह, ये जितनी सारी इनकी फ़िज़िकल इनपुट्स होती है। फ़िज़िकल इनपुट ये है कि जो आपकी सराउंडिंग से आ रही होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो उसका टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसकी कह सकते हैं कि उसकी जो आउटपुट आएगी हमारे पास वो इस फॉर्म के अंदर आएगी कि उसकी आउटपुट आपकी वेरिएबल है, मतलब कभी आपका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, कभी आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो ये इनपुट मॉड्यूल है, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, जो कि पीएलसीज़ के साथ इंटरफेस किया जाता है। ट्रांसड्यूसर जो है ये हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये आपका टेम्परेचर सेंसर है जिसको कोई भी फिज़िकल इनपुट उसने मेजर की, यानी कि जो उसने सेंस किया और उसने उसको इलेक्ट्रिकल आउटपुट ने कन्वर्ट कर दी, जो हम कह सकते हैं 0 to 5 वोल्ट तक थी। और ये याद रहे कि ये डीसी के अंदर नहीं आएगी, ये आपकी एसी के अंदर ही आएगी। और ये आपकी वेरिएबल होती है जिसको हम कह सकते हैं कि 0 to 5 तक, ये इसमें आपकी वैल्यू रेंज करेगी 0.1, 0.5 इस तरह अप टू 5 तक वोल्ट तक। तो अब ये जो ये जहाँ पे जिसकी आउटपुट आती है सेंसर की, वो आप वो कन्वर्ट करते हैं हम लोग इस मॉड्यूल के थ्रू, जो आपका एनालॉग इनपुट मॉड्यूल है जिसमें आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ है। आपकी जो वैल्यू होगी एनालॉग वो कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे बाइनरी डाटा के अंदर, जो यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब आपने इसको यहाँ से आगे जो है इसके पीएलसी की मेमोरी के अंदर सेव करना है। तो पीएलसी की मेमोरी जो आपका स्टोरेज एरिया जो आपका जो भी आपने डेजिग्नेट किया होगा वो आपके यहाँ पे आके इसमें वैल्यू सेव हो जाएगी। ये सारा जो है इसी के बारे में, यानी कि जो मैंने आपको अभी बताया उसके बारे में लिखा हुआ है। अब इसमें आगे जाएं हम, तो अगर हम एक इसकी प्रोसेस डायग्राम देखें, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि एक आपके पास सेंसर है जो एयर टेम्परेचर है, इसके उसकी जो सराउंडिंग टेम्परेचर था एनवायरनमेंट का वो 150 डिग्री सी है, उसने उसको कन्वर्ट किया प्लस 5.7 वोल्ट डीसी के अंदर, ठीक है। और ये आपका एनालॉग है, ठीक। ये आपका एनालॉग का मतलब ये है कि आपका ये वेरी कर रहा है और आपने इसको कन्वर्ट किया आप लोगों ने एनालॉग इनपुट मॉड्यूल के थ्रू एनालॉग टू डिजिटल के अंदर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है आपके ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हुए आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं। इसमें उसने सिर्फ एक सिंबल शो किया हुआ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का और इसको कन्वर्ट किया उसने उस वैल्यू को 5.7 वोल्ट जो आपकी डीसी थी, जो एनालॉग थी, और उसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी के अंदर। अब हमारे पास ये जो बाइनरी डाटा आया, हमने इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है और हमने पीएलसी की मेमोरी के अंदर स्टोर करना है। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, ट्रांसफ़र इन इंस्ट्रक्शन, ब्लॉक ट्रांसफ़र इन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ट्रांसफ़र इन का मतलब ये है कि हमने इसको ट्रांसफ़र करना है किसी स्टोरेज एरिया के अंदर, जो कि यहाँ पे वर्ड के रजिस्टर है, यहाँ पे हम लोग सेव कर सकते हैं। ये आपको मैं अभी आगे एक फिगर शो करवाऊँगा जहाँ पे लेटर डायग्राम के अंदर इसने इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट में हमारे पास अब क्या है कि हमने ऑब्वियसली हमारे पास अगर स्टोरेज एरिया के अंदर कोई बाइनरी डाटा पड़ा हुआ है, अगर हमने उसको कन्वर्ट करना है दोबारा
कह लें कि हमने एनालॉग इनपुट के एनालॉग आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल्स हैं उसके लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास रजिस्टर के अंदर जो है उसके वो बाइनरी डाटा पड़ा हुआ था, आपने एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल यूज़ किया और आपने फिर एनालॉग आउटपुट आपने यहाँ से हासिल कर ली। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास बाइनरी डाटा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास ये था, हमारे पास उसने उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया और उसने इसको इस एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल को यूज़ करते हुए उसको कन्वर्ट कर दिया एनालॉग आउटपुट में, जो आपकी ये वाली थी 5.7 वोल्ट डीसी के अंदर। अब इस 5.7 वोल्ट डीसी के जो आपके कंटिन्यूस सिग्नल है, फॉर एग्जांपल जो इसकी एनालॉग आउटपुट है, जैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, आपके वॉल्व्स कंट्रोल हो सकते हैं, एक्चुएटर्स और ये एनालॉग मीटर्स हैं, प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स हैं, आपके जो एनालॉग ड्राइव्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव्स हैं आपकी। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल इसने एक थोड़ी सी ब्लॉक डायग्राम भी बताई है इसने यहाँ पे कि आपका ये स्टोरेज एरिया था जहाँ पे आपको कोई बाइनरी डाटा पड़ा हुआ है और आपने ट्रांसफ़र आउट इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए जो है ना यहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट किया पीएलसी से, और इसको आपने एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू यूज़ करते हुए देखें हम यहाँ पे आपके डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यानी कि यहाँ पे इसके अंदर यानी कि बिल्ट इन है, जो कि कन्वर्ट करेगा बाइनरी डाटा को, आपका जो डिजिटल डाटा है उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। एग्जांपल देखते हैं ये हम लोग। एग्जांपल जो है इसमें वो ये कह रहा है कि आपके पास मॉड्यूल है एक, कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल टू बाइनरी वैल्यू। फॉर एग्जांपल 000 जब आपके पास वैल्यू है तो वो आपका कंट्रोल वाल्व जो है कम्प्लीटली आपका क्लोज्ड है। फॉर एग्जांपल आप स्टोरेज एरिया के अंदर आपके पास सारी वैल्यू 0 है तो आपका वाल्व क्लोज है, और अगर वो कन्वर्ट कर तो उसके अंदर वैल्यू ये पड़ी हुई है सारे 1 हैं तो उसका मतलब है कि वाल्व फुली ओपन है। अब वो कहता है कि व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ द वाल्व अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ रजिस्टर, ये जो उसने बताया यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि इस कंटेंट में जो है ये जो कंटेंट आपका पड़ा है रजिस्टर के अंदर, इसके लिहाज से आपका वाल्व कितना ओपन है, कितना प्रोपोर्शनली ओपन है। तो हम इसको ये देख लेते हैं। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, डिजिटल जो डाटा हमारे पास ये वाला है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी उसमें डेसिमल के अंदर। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग वही फार्मूला लगाएंगे, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन वाला 1248 वाला फार्मूला लगाएं आप लोग। 1 2 4 8 और 16 और 32, और इसमें से जो जो आपके 1 हैं यानी कि सारे 1 हैं, ये कि 1 2 4 8 16 32 ये सारे आपके ऐड हो जाएंगे, यानी कि 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 ये आपका अप्रोक्सीमेट बनता है 63 बनता है आपका डेसिमल जो है, डेसिमल वैल्यू 63 बनती है, ये आपने इसने बताया होगा आपको। अब इसकी 63 वैल्यू थी। अब आपने देखना आपके पास इस स्टेट के ऊपर जो है ये बाइनरी वैल्यू जो थी ये इसकी इक्विवेलेंट बनती है डेसिमल 63। तो फुली ओपन के ऊपर जो था आपके पास वैल्यू थी 4095 डेसिमल, ठीक है। अब फुली 63 को डिवाइड कर दें आप 4095 के ऊपर, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी कि जो आपका वाल्व कितना परसेंटेज ओपन हुआ है, वो आपका 1.53% है ओपन। नेक्स्ट चलते हैं हम डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। अब आपको मैं बता रहा था पहले कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करते हुए जो है हम लोग जो डाटा है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और किसी दूसरी जगह के ऊपर हम लोग उसको किसी दूसरे रजिस्टर के अंदर हम लोग उसको यानी कि एंटर कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास गेट और पुट इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा और भी इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं। इसमें आपके एस मूव जो है, ब्लॉक मूव जो है, यानी कि मूव की इंस्ट्रक्शन जो है वो भी आप यूज़ करते हैं एक जगह से डाटा को दूसरी जगह डाटा मूव करने के अंदर। हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि इसने क्या कैसे यूज़ की हुई है गेट और पुट इंस्ट्रक्शन को। वो फिगर 998 के अंदर उसने बताया। फिगर 998 ये आपकी और इसमें आप देख लें कि गेट इसने का रजिस्टर से ले लो वैल्यू 1000 जो रजिस्टर था आपका उसमें से कोई वैल्यू पड़ी हुई है वो आप लोग वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे जब आपकी इनपुट 10 जो है ये ऑन होगी। जब ये आपकी इनपुट ऑन होगी तो आपने वैल्यू जो है आपने रजिस्टर से जो 1000 रजिस्टर था उससे वैल्यू आपने एक्सट्रैक्ट की। इसी तरह आपने रजिस्टर 1001 था उससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट की और इन दोनों वैल्यूज़ को आप लोगों ने इस इंस्ट्रक्शन के ज़रिए ऐड की इंस्ट्रक्शन से ऐड कर दिया। हम ये आगे पढ़ेंगे कौन सी इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी ऐड की, सब्ट्रैक्ट की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की, हमें आगे इसको फर्दर हम लोग देखेंगे। और इसी तरह आपके पास आपने इस इनपुट को जो है कंटेक्ट को आपने ऑन किया, आपने वैल्यू ने एक्सट्रैक्ट की 2000 रजिस्टर से और उसको आपने पुट कर दिया रजिस्टर 3000 के अंदर।
ठीक है, ये सिंपल पुट और जो गेट की जो इंस्ट्रक्शन की यूज़ की है हम लोगों ने लैडर लॉजिक के अंदर। अब अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको सिमुलेशन के लिहाज से मैं दे दूँ कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हम लोग, कौन कौन सी इनपुट्स सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं, और जो आपके पास FX मित्सुबिशी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आपके पास, उसमें हम कौन सा करते हैं यूज़, ये आपको थोड़ा सा इसका आइडिया है, लेकिन मैं इसको आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक्स आपके इनपुट्स के लिए यूज़ होता है, वाई आपका आउटपुट के लिए यूज़ होता है, इसमें टाइमर्स जो है आपके, टी जो आपका टाइमर्स के लिए यूज़ होता है, और सी सबस्क्रिप्ट जो है आपका जो है काउंटर्स के लिए यूज़ होता है। एम एंड एस जो है आपका, ये आपके पास इंटरनल ऑपरेशनल फ्लैग्स हैं। एम को आप ऑक्सिलरी रिलेज भी कह सकते हैं, जो आपकी ऑक्सिलरी रिलेज भी यूज़ होती हैं। हम इसको देखेंगे ऑक्सिलरी रिलेज कौन सी है। इसमें M8000 जो बहुत कॉमन है, जिसको जो ऑलवेज टर्न ऑन रहती है डिवाइस, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपकी PLC ऑफ भी हो जाए तो आपका इंटरनल जो डाटा है डिफरेंट रजिस्टर्स के अंदर वो आपका सेव रहेगा जब तक ये M8000 जो रिले है आपकी ऑन रहेगी। इस तरह इनकी अपनी कॉइल्स हैं और अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स भी हैं, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स भी हैं। हर डिवाइस का अपना एक कॉइल है और उससे एसोसिएटेड अपने कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कॉइल के लिए सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें सिमुलेशन के अंदर ये कॉइल का सिंबल होता है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल ये T लिख देते हैं कि यहाँ पे एक टाइमर है। और फिर इसके साथ इसी की कॉइल की जो है कॉन्टैक्ट भी यूज़ होती है, जिसका सिंबल होता है ये 2 पैरेलल लाइंस होती हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन सब कॉन्टैक्ट्स के जो हैं, फॉर एग्जांपल सॉरी, इन सब कॉइल्स के जो हैं अपने अपने कॉन्टैक्ट्स भी हैं, जो कि नॉर्मली ओपन भी हो सकते हैं, नॉर्मली क्लोज भी हो सकते हैं। अब ये लोड पल्स है, लोड इनिशियल लोड ऑपरेशन नॉर्मली ओपन है, यानी कि ये आपको बता रहा है कि यानी कि जो नॉर्मली ओपन का सिंबल कौन सा, नॉर्मली क्लोज का सिंबल कौन सा है। ये इतने कोई इसमें लॉजिक नहीं है इतनी, यानी कि हम लोग ये लैडर लॉजिक ये प्रोग्राम है जिसमें हमारा ये इनपुट है और ये हमारी आउटपुट है। ये हमने मतलब सिमुलेशन प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों को आइडिया है इस चीज़ का कि हम लोग कैसे हम लोग राइट करते हैं। मैं आपको सिमुलेशन थोड़ी सी करके भी दिखाऊँगा इसमें फर्दर, जो हमारे जो उसमें आएंगे आगे लेक्चर्स में। आपको जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं कुछ जो आपके लिए नहीं होंगी वो मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा इसमें। जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है, कंडीशनल जंप की इंस्ट्रक्शन है, कंडीशनल कॉल पॉइंटर की इंस्ट्रक्शन है, मतलब डिफरेंट वो इंस्ट्रक्शन जो कि हम लोग इस सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करते थे, वो मैं इसमें आपको फर्दर आगे मैं बताऊँगा। इस तरह आउटपुट की जो कॉइल की जो अपने मतलब आउटपुट आपने रन करनी डिवाइस उसके लिए ये टाइमर और काउंटर वेरिएशन। इसका तो हमें है कि हमारे पास टाइमर, फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइमर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, T के साथ होती है, और हम इस सपोज कर लेते हैं हम T नॉट काउंटर टाइमर यूज़ कर रहे हैं, और हमने इसको कितना सेकंड्स चलाना है उसको हम फिर आगे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ हम आगे उसके लिख देते हैं सेकंड्स को, जो कि मिली सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अब ये T नॉट काउंटर जो है 100 मिली सेकंड के लिए ऑपरेट करेगा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे काउंटर्स के भी ऐसी ही चीज़ है कि मतलब काउंटर्स को भी हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। C नॉट काउंटर है हमारे पास, अगर हमने उसको कितना काउंट करना है, हम कह सकते हैं जी 10 वैल्यूज़ तक वो काउंट करे, और हम इसको इस तरह यानी कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के अंदर काउंट कर सकते हैं। के जो रिप्रेजेंटेशन है कि कितनी वैल्यूज़ तक काउंट करना है, यहाँ पे भी इसके रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने मिली सेकेंड तक जो है टाइमर चले, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। ये कुछ एंड ऑपरेशन है और एंड इनवर्स है, मतलब ये आपकी एंड के अंदर ऑपरेशन लगाए, यानी कि जो दोनों इनपुट्स हैं आपके एंड के स्टाइल के अंदर, यानी कि दोनों ऑन होंगे तो आपकी आउटपुट चलेगी, इनमें से एक भी ऑफ होगी तो नहीं आउटपुट चलेगी। तो इसी तरह एक एंड इनवर्स से भी, यानी कि जिसको नॉर्मली क्लोज के कॉन्टैक्ट को कह रहा है वो भी हम लोग एंड की फॉर्म के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली और आर इनवर्स है, मतलब और की फॉर्म में हम यूज़, और का मतलब ये है कि कोई भी एक इनपुट आपकी ऑन होगी तो आपकी आउटपुट ऑन हो जाएगी। और इसी तरह लोड पल्स है और लोड फॉलिंग पल्स है। अब इसका ये है जो लोड पल्स और लोड फॉलिंग पल्स जो है,
वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये प्रोग्राम मैनुअल है। ठीक है, ये लोड पल्स की इंस्ट्रक्शन है और ये लोड फॉल की यानी कि फॉलिंग पल्स जो है आपकी। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये लोड पल्स है, ये इसका सिंबल है, तो आप लोगों ने ये यूज़ किया, तो इसका ये मतलब है कि आपकी जब पल्स की फॉल जो राइजिंग एज है उसके ऊपर ये एक्टिवेट होगी और जो फॉलिंग एज है उसके ऊपर ये ऑफ हो जाएगी। सिमिलरली जो आपके पास फॉलिंग पल्स है वो ऑपरेट करेगी जब आपकी पल्स ऑफ हो रही होगी, उस टाइम पे ये आके ऑन होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ऑन तब होगी लोड पल्स जो है जब आपका राइज होगा, एज पल्स होगी राइज के ऊपर, तब ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, और जब आपके पास ये फॉल पे जाएगी तब ये आपकी ऑफ हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो सिमिलरली ये जो है आपकी पहले ऑफ रहेगी, पहले ये ऑफ रहेगी जब इसका राइजिंग एज होगा, और जब ये फॉलिंग एज के ऊपर आएगी तब ये यहाँ पे ऑन हो जाएगी। अच्छा, एंड पल्स और जो ट्रेलिंग पल्स है उसमें क्या है कि एंड की फॉर्म के अंदर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मतलब लास्ट टाइम हम लोगों ने जैसे एंड की फॉर्म के अंदर हमारे पास इनपुट कॉन्टेक्स्ट यूज़ हुए वो देखे हम लोगों ने प्रीवियस के स्लाइड्स के अंदर। तो इसमें भी यही है कि आपके पास ये एंड की फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें से इसको भी ऑन होना लाजमी है, तभी आपकी यानी कि आउटपुट डिवाइस जो है, जो आपकी एक्सेलरी रिले M100 जो है ये ऑन होगी। और ये भी वैसी ही चीज़ है कि मतलब ये जो है फॉलिंग पल्स के ऊपर ऑन हो रही है, तो दोनों ऑन होंगे तो तब थोड़ी सी इंस्टेंट के लिए ये डिवाइस जो है आपकी Y4 जो है वो ऑपरेट करेगी। और पल्स और जो और ट्रेलिंग पल्स है उसका भी सिमिलरली यही है कि वो एंड में यूज़ हो रही थी, आपका और के पैटर्न के अंदर यूज़ हो जाएगी, पैरेलल के अंदर, जैसे ये भी पैरेलल के अंदर यूज़ हुई हुई है। तो मतलब कोई भी इनमें से कोई भी आपकी इनपुट ऑन होगी तो आपका आउटपुट ऑपरेट करेगी। सेट रीसेट कमांड जो है आपकी, ये भी बहुत कॉमन कमांड्स हैं आपकी। मतलब आपकी कोई भी इनपुट ऑन हुई है, कॉन्टैक्ट ऑन हुआ है, तो उसने हम कह सकते हैं कि उसने वाई नॉट आपके आउटपुट डिवाइस उसको उसने 1 कर यानी कि सेट कर दिया, और ये ऑलवेज़ 1 ही रहेगी यहाँ तक जब तक आप इसको रीसेट नहीं कर देते। आगे आपने किसी और कॉन्टैक्ट के थ्रू आप इसको रीसेट नहीं कर देते। फॉर एग्जांपल आपने इस एक्स नॉट के ज़रिए इसको 1 किया, आपने ये 1 ही रहेगी जब तक आप इसको रीसेट कमांड के थ्रू आपको दोबारा इसको 0 नहीं कर देते। इसकी वैल्यू चेंज तब होगी जब आप इसको रीसेट करेंगे। ये जितनी भी कमांड्स हैं ये अभी आपको मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाद में हम इन कमांड्स को सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ भी करेंगे और मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। वो आउटपुट कॉइल जो है आपकी, फॉर एग्जांपल इसको हम लोग इससे डोनेट करते हैं और इसमें हम जो है कोई भी आउटपुट आपकी वाई डिवाइस जो है वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं, जिसका ये यहाँ पे शो हो रही है। अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को देखें, हम लोग ये जो इसने प्रोग्राम बनाया हुआ लैडर लॉजिक का, इसमें इसने टाइमर यूज़ किया और इसने इस रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज़ की है, रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज़ किया और काउंटर यूज़ किया है इसने। अब इसमें सबसे पहले T246 काउंटर है, कोई भी T246 काउंटर है, उसने इसमें जो भी वैल्यू थी उसने उसको रीसेट कर दिया x0 इनपुट के थ्रू। फिर इसने x1 इनपुट ली, उसको ऑन करवाया उसने। ऑन करने के बाद इस टाइमर को ये ऑपरेट करने लग पड़ा, और इसने कितने मिली सेकेंड तक ऑपरेट करना है, 1 2 3 4 जो आपकी मिली सेकेंड है, इतने मिली सेकेंड तक ऑपरेट करना है इसने। उसके बाद जो है इसने ऑफ हो जाना है। ये ऑन होगा उतने मिली सेकेंड तक, उसके लिहाज से आपकी आउटपुट डिवाइस जो है उतने मिली सेकेंड्स तक जो है आपकी चलेगी। 1 2 3 4 मिली सेकेंड्स जो है उतनी देर तक आपकी वाई नॉट जो है डिवाइस चलेगी। उसके बाद उसने क्या किया, X2 के जो आपकी कोई भी इनपुट कॉन्टैक्ट है उसके थ्रू उसने आपने AM8200 एक्सेलरी रिले उसने इसको ऑन किया, और उसने X3 इनपुट के थ्रू जो है उसने रीसेट किया पहले काउंटर को, जो कि 200 काउंटर है C200, और X4 के थ्रू उसने जो है काउंटर को चलाया है उसने। और काउंटर इसका ये आपका जो है एक 1 यानी कि 0 पॉइंट D0 जो है 1 पॉइंट के लिए चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखता D0 की जगह यहाँ पे D10 भी हो सकता था, यानी कि ये 10 दफ़ा चलता काउंटर जो है। और ये आपका
साथ साथ जो आपकी फॉर एग्जांपल आपके पास 1 टाइम चलता है, ये 1 होती वैल्यू यहाँ पे 1 आती, तो ये ऑन होता और इसके साथ ही आउटपुट जो इसकी यानी कि ऑन होती रहती। और जो ही यानी कि 10 दफ़ा ये चलेगा आपका काउंटर, यानी कि 10 दफ़ा ये डिवाइस जो है ऑपरेट करेगी और 10 के बाद जो है ये जब 0 आएगा काउंटर, तब ये ऑफ हो जाएगी आपकी डिवाइस जो है। सॉरी। अच्छा, राइजिंग एज पल्स, ये इंस्ट्रक्शन जो है फॉलिंग पल्स जो है, ये बिल्कुल ये भी वैसी ही है जैसे हमने पीछे लोड पल्स और फॉल पल्स का देखा था। ये इंस्ट्रक्शंस के साथ यूज़ होती हैं। इस तरह पीएलएस के साथ मतलब हमें कमांड लिखनी होती है और ये पीएलएफ के साथ कमांड लिखनी होती है। अब ये जो है ना वो वैसे ही है, मतलब राइजिंग एज पल्स के ऊपर आपकी ये जो डिवाइस है एम नॉट जो है वो ऑन होगी और उसके बाद जब आपका फॉलिंग एज आएगी इसके ऊपर ये एम नॉट डिवाइस जो है आपकी ऑफ हो जाएगी। सिमिलरली फॉलिंग के अंदर जो है आपके पास जो है वो आपकी डिवाइस जो है M1 जो है वो ऑन होगी जब आपके पास ये, यानी कि अभी अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ PLF इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड ऑब्जेक्ट डिवाइस Y एंड M ऑपरेट फॉर 1 ऑपरेशन साइकिल आफ्टर द ड्राइव इनपुट सिग्नल हैज़ टर्नड ऑफ। फॉर एग्जांपल जब आपका ये ऑफ होगा, अब इसको कह लो कि ये 0 है यहाँ पे, मतलब ये 0 है, तब ये जाके ऑन होगा ये M1 डिवाइस जो आपके ऑपरेट करेगी, क्योंकि इसने 0 पे चलना है ना। आपका जो लेवल आपके 0 के ऊपर जब आएगा तब इसने चलना है, मतलब ये 0 के ऊपर चलेगा, 1 के ऊपर नहीं चलेगा। ये M1 जो है आपकी डिवाइस जो है ये आपका जो है 1 पे चलेगा, मतलब जब आपकी ऑन थी, और 0 पे नहीं चलेगा ये जो M0 डिवाइस है। एंड तो इसका इंस्ट्रक्शन सबको पता है कि मतलब प्रोग्राम को एंड करने के लिए हम लोग इस एंड के ऊपर आखिर में END एंड इंस्ट्रक्शन जो हम यूज़ करते हैं ताकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके। नेक्स्ट चलें हम तो इसमें आपके पास स्टेट रिलेज आती हैं जिसको हमने ऊपर भी देखा था, S&M जो थी, S रिले जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टेट रिलेज के लिए, जिसमें हमारे पास जो इसमें रिले हैं उसकी वैल्यू कौन कौन सी है। S0 to S9 यूज़ कर सकते हैं और S10 to S19 यूज़ कर सकते हैं हम लोग। पॉइंटर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसमें पॉइंटर्स जो है ये कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस के साथ यूज़ करेंगे हम, और कॉल इंस्ट्रक्शन के साथ भी हम लोग पॉइंटर्स को यूज़ करेंगे। अब इसमें कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस आगे आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे। किसमें ये है कि कंडीशनल जंप में ये होता है कि अपने पॉइंटर की इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे लगाई है P0, वो P0 आपने बाद में भी डिक्लेयर करना है यहाँ पे, इस तरह जैसा इसने किया हुआ है। अब बीच में जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसने सीधा पहले इंस्ट्रक्शन देखनी है और उसके बाद उसने जंप करके इस P0 पॉइंटर की तरफ चले जाना है, और ये वाली इंस्ट्रक्शन जो होगी यहाँ पे इस आउटपुट डिवाइस को उसने ऑपरेट करवा देना है। जबकि आपका जो कॉल वाला फंक्शन है उसमें आपका सॉरी उसमें जितनी बीच में इंस्ट्रक्शंस आपके पास आएंगी इसके, यानी कि रास्ते में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उन सब को वो एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद यहाँ पे P1 के ऊपर जाएगा, और फिर बाद में SRT ये जो है रूटीन इंस्ट्रक्शन जो है अपने सब रूटीन रिटर्न इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब सब रूटीन रिटर्न इंस्ट्रक्शन मतलब इसने दोबारा वापस चले जाना है। इन सब मतलब प्रोग्राम सब कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हुए इसने दोबारा इस फर्स्ट लाइन के ऊपर, यानी कि जहाँ पे कॉल हो रहा है पॉइंटर, वहाँ पे दोबारा वापस चले जाना है। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे, बल्कि इसको हम लोग रन भी करेंगे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर इन इंस्ट्रक्शंस को, ताकि हम देखें ये कैसे वर्क कर रही हैं। अभी सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ इनका मेन पर्पस क्या है और ये किस तरह काम करती हैं। कॉन्स्टेंट्स जो है आपके पास K है, K आपके पास काउंटर्स किसी डिवाइसेस के साथ मतलब आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया था टाइमर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, काउंटर्स के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन अप्लाई इंस्ट्रक्शन जो है आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन उसके साथ भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। ये आपको मैं बता चुका हूँ टाइमर्स का ऊपर में डिटेल के अंदर कि आप लोगों को इसको कैसे डिक्लेयर कराते हैं, और ये डिफरेंट टाइमर्स हैं डिफरेंट जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये T0 to T55 है टाइमर, ये आपका 100 मिलीसेकंड डिले के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सिमिलरली ये जो डिले टाइमर है या 10 मिलीसेकंड के लिए, और डिफरेंट्स जो वर्जन्स होते हैं PLCs के उसके अंदर टाइमर स्पेसिफाई होते हैं, और वो उनके कितने सेकंड्स के लिए हम लोग डिले के लिए यूज़ कर सकते हैं वो स्पेसिफाई वहाँ पे होते हैं। इसी तरह काउंटर्स का भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि K सब्सक्रिप्ट जो है वो आपका डिफ़ाइन करता है कितनी दफ़ा आप लोगों ने इस काउंटर को चलाना है, और उसी तरह काउंटर्स भी उसी तरह ही हैं। आपकी जनरल काउंटर्स जो हैं, लैच काउंटर्स हैं,
बाई डायरेक्शनल काउंटर्स कुछ भी हैं, कुछ वर्जन्स में होती हैं, कुछ वर्जन में नहीं होती हैं। और उसमें C0 to C13 काउंटर्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं, C14 और C15 काउंटर्स जो यूज़ कर सकते हैं हम। डाटा रजिस्टर्स में हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा रजिस्टर, जिसमें आप लोग वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू हो आपके पास, टाइमर की काउंटर की वैल्यू हो, काउंटर के अंदर कितने मतलब वैल्यू से आई है, वहाँ पे हम उसकी वैल्यू को सेव कर सकते हैं इसमें डाटा रजिस्टर के अंदर। तो इसकी वैल्यूज़ भी हैं, आप यहाँ पे लिखी हुई हैं। D0 to D9 डाटा रजिस्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं, और D10 to D19 भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। या हम लोग इसको यूज़ करेंगे इसमें सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। अब इसमें थोड़ा सा बता रहा है कि जनरल यूज़ रजिस्टर्स जो हैं उसके बारे में बता रहा है। हमने जनरल यूज़ रजिस्टर्स को ही हमने करना है, जो D0 और D1 इस तरह के होते हैं। मतलब D0 की जो इसने स्पेसिफाई की हुई है 16 बिट आपका जो है ये जो सॉरी सिंगल डाटा रजिस्टर जो है आपका 1 वर्ड के इक्वल है, जो आपके 16 बिट्स के इक्वल है D0। और इस तरह आपका डबल आ जाए D0 D1 आ जाए तो ये आपका 32 बिट्स बन जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका डबल वर्ड है, ठीक। और अगर हम लोगों ने इसको प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना हम लोग कैसे करेंगे, हम लोगों ने, मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई बात कि इफ़ द above example was to be written as a 32-bit instructional operand, it would be identified as D0. The second register D1 would automatically be associative. आपने फॉर एग्जांपल कोई भी हम कह सकते हैं कि इनपुट कॉन्टैक्ट है, उससे आपने जो है D0 को मतलब कह दें हमने ऑपरेट करवाया है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो D0 हम जब लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर आपका 32 बिट है ये आपका, तो इसमें D1 जो है ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। हमने सिर्फ D0 लिखना है, D1 इसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो इसकी लोकेशन होगी जिसमें आप लोग डाटा सेव कर सकते हैं। D0 सिर्फ हम लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि आपका D1 इसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे 32 बिट ऑपरेशनल कमांड है। तो हमें लाजमी नहीं है कि हम लोग D0 भी लिखें D1 भी लिखें, सिर्फ आप D0 लिखेंगे। ये अंडरस्टूड होगी बात। अब उसमें ये कह रहा है कि जब आपकी PLC जो है जब स्टॉप करती है तो आपके पास जितना भी डाटा इस रजिस्टर में होता है वो आपका ज़ीरो हो जाता है, यानी कि कोई भी डाटा होगा वो सेव नहीं होगा। और आप लोगों ने अगर इस डाटा को अपने सेव करवाना है तो अपने एक ऑक्सिलरी ले आपकी 8033, मतलब आपने उसको ऑन करवा लें किसी इनपुट के थ्रू जो है, ठीक है, किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू आप ऑन करवा लें। यहाँ पे आपकी जो M8033 जो है आपकी, ठीक है, इसको आप ऑन करवा लें। तब आपके पास अगर आपकी PLC की जो है ऑफ भी अगर हो जाएगी तो आपके पास जितना भी डाटा होगा D0 के अंदर वो सारा सेव रहेगा। डेट वर्ड और BCD एंड हेक्साडेसिमल, इसमें आप लोगों को बता दें कि ये जो आपके XYMS जो डिवाइसेस हैं, आपकी बिट डिवाइसेस हैं जिनकी बाई डायरेक्शनल स्टेट्स होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं 1 और 0 स्टेट होती हैं आपकी, ये आपकी जो है 16 बिट डिवाइसेस भी हो सकती हैं और इसको हम 32 बिट डिवाइसेस भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इनको हम कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग आगे देख लेते हैं। ग्रुप फॉर्म के अंदर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप K2M0 है, फॉर एग्जांपल ये K2 आप देख लो कि आपके इस तरह हमने सिंबल यूज़ किया है M0 ऑक्सिलरी रिले के साथ। अब ये जो बता रहा है ना, ये कह रहा है कि दो ग्रुप्स हैं M0 के जो यूज़ हो रहे हैं, और जो एक ग्रुप जो है वो M0 to M3 तक उसकी बिट्स हैं, और एक दूसरा ग्रुप जो है आपका उसका M4 से लेकर जो है M7 तक है, ठीक। ये टोटल कितनी बन जाती हैं, ये दो ग्रुप्स बन गए हैं, एक ये ग्रुप बन गया है और एक वो दूसरा ग्रुप जो बन गया है M4 to M7। तो एक ग्रुप के अंदर जो है 4 बिट्स हैं और इसमें भी 4 बिट्स हैं, तो ये टोटल 8 बिट्स की डिवाइस बन जाती है आपकी, गिविंग अ टोटल ऑफ 8 बिट डिवाइस और 1 बाइट, ठीक है। और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह K2M0 के। तो जब हम K2M0 लिखेंगे इसका मतलब ये कि 8 बिट डिवाइस है ये।
हम इसको एग्जांपल को देख लेते हैं। ये अब इसने लिखा हुआ है K1 X नॉट है। अब इस 1 जो है आपको नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करती है, ये 4 बिट डिवाइस है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस कवर होंगी? X0 to X3, ये आपके X0 to X3 यहाँ पे कवर होगी, क्योंकि जब हमने इसको लिख दिया K1 X नॉट जो है, और ये 4 बिट डिवाइस है। जब आपके पास K1 X6 आया, K1 ये भी आपकी 4 बिट डिवाइस है, और X6 to X11 तक इसमें कवर होंगी बिट्स, और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक X6 to X11 तक ये कवर होगी बिट्स, ये 4 बिट डिवाइस है आपकी। अब थर्ड जाए तो हमारे पास आता है K3 X नॉट। अब इसका मतलब ये है कि ये एक जो बिट डिवाइस है वो 4 के, एक जो यानी कि 1 बिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है 3 बिट डिवाइस को, ठीक है। 1 जो आपका सिंबल है, और उसमें 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 12 बिट डिवाइस है ये, जो कि आपकी रेंज कवर करेगा X0 से लेकर ये X13 तक, ठीक है। जब इसको काउंट करेंगे आपके पास ये 12 बिट डिवाइस बनेगी, जो इसने यहाँ पे शो की हुई है। और जब आपका K8, और ये आपकी बनती है 32 बिट डिवाइस। अब आपके X0 to X37 तक जो है ना, ये आपकी ये सारी कवर होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है। सिंबल आप याद रखें कि K1 जो है जब लिखा होगा किसी इनपुट डिवाइस के साथ X0 के साथ, उसका मतलब है कि वो कवर कर रही है 4 बिट डिवाइस, 4 बिट्स कवर कर रही है। या अगर से एक और एग्जांपल है, अब इसमें ये अब वो ये कह रहा है कि वैसा भी हो सकता है कि आपके पास, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने एक डाटा मूव करवाना है M20 से, मतलब K3 M20 से मूव करवाना है मैंने K1 M0। आप देख सकते हो कि K3 M20 जो है, मतलब इसकी ये 12 बिट डिवाइस है ये वाली, ठीक है। ये 12 बिट डिवाइस है, ठीक, क्योंकि एक बिट आपका 4 बिट के बाद, यानी कि एक 1 जो है आपका 4 बिट डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर जो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 12 बिट डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आप देखो तो आपके पास जो सोर्स है आपका, यानी कि इसमें लार्ज है, और आपका जो डेस्टिनेशन है वो आपकी वो स्मॉलर है, यानी कि आपने इसके डाटा को मूव करना है इस डाटा के अंदर। तो K1 जो है आपका यानी कि 4 बिट डिवाइस है, यानी कि M0, M2 और M3 ये कवर करेगी M0 से लेकर M3 तक, और जो बाकी है वो M20 से लेकर M31 तक यानी कि इसकी डिवाइसेस हैं। तो अब सिमिलरली ये होगा कि 20 से लेकर जो होगी आपकी वैल्यूज़ 20 से लेकर 23 तक जो है, ये जो है वो आपकी मूव कर जाएगा, इसमें जो डाटा होगा वो आपका इसमें डाटा, इस डाटा में मूव कर जाएगा। और जो बाकी जो आपके पास M23 से लेकर जो आपकी, बल्कि सॉरी M24 से लेकर जो M31 तक जो आपका डाटा होगा वो सारा इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो डेस्टिनेशन है ना उसकी जो बिट्स हैं वो आपके पास सिर्फ 4 बिट्स हैं। तो सिर्फ वही 4 बिट्स डाटा जो आपका सेव होगा, बाकी डेट का डाटा जो होगा, बिट्स का डाटा होगा, वो आपका इग्नोर हो जाएगा। अच्छा, ये जो इंस्ट्रक्शंस आप लोग, अप्लाइड इंस्ट्रक्शन हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, मैं साथ साथ इसको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करके भी आपको दिखाऊंगा। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और थ्रू कॉल के थ्रू भी आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।